सुप्रभात बच्चों। उम्मीद है आप स्वस्थ, प्रसन्न और खुशहाल होंगे अपने परिवार के साथ। प्यारे बच्चों, एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते अर्थात सत्यम एव जयते। सत्यम माने सच, एव माने ही, जयते माने जीतता है। सच ही हमेशा जीतता है या सच ही विजेता है, ये इसका अर्थ आप लगा सकते हैं। आप सोचेंगे कि मैम ऐसा क्यों कह रही हैं? यही सच है बच्चों, और ये सूक्ति हमारे भारतीय प्रतीक चिन्ह जो अशोक की लाट है उसके नीचे अंकित भी है, जिससे आप किसी भी नोट में, आप किसी सिक्के पर, आप किसी भी भारतीय संघ के किसी भी से संचालित किसी भी जगह पर इस प्रतीक चिन्ह का प्रयोग देखते होंगे। और ये प्रतीक चिन्ह है, यहाँ पर आप गौर से देखिए, ये अशोक की लाट है जिसे अशोक के द्वारा बनवाया गया था, और बाद में ये सत्यमेव जयते इस पंक्ति को यहाँ पर जोड़ा गया है। आप अपनी जानकारी के लिए इतना समझ लीजिए कि ये पंक्ति मुंडकोपनिषद के श्लोक से ली गई है, और उस पूरे पंक्ति का पूरे ये जो श्लोक है उसका पूरे श्लोक का यही सारांश है कि जितने भी श्रेष्ठ या महान लोग हुए वे सच के पथ पर चलते हुए ही अपने चरमोत्कर्ष को या सर्वोच्च शिखर को पा सके। आ रही बात समझ में? तो चलिए अब हम अपने विषय से आपको जोड़ते हैं। और हम बच्चों, एक चीज और मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी कि हम लोगों ने जब कल पाठ पढ़ा तो उसमें चंचल और सत्यपाल के बारे में जाना। चंचल एक ऐसा बच्चा जो जल्दी ही सब कुछ पा जाना चाहता है, रास्ता कौन सा है इस बात को गौर नहीं करता। लेकिन सत्यपाल देर भली पर रास्ता सही होना चाहिए इस बात को लेकर चलने वाला बच्चा है। तभी तो जब चंचल उसको समझाता है कि तुम चटपटी खबरें बना करके लोगों के सामने चिल्ला चिल्ला कर बोलो तो तुम्हारा पेपर अखबार तुरंत बिक जाएगा, तो उस समय आप लोगों ने एक बात गौर की, सत्यपाल ने क्या जवाब दिया? सत्यपाल ने कहा, नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता। तुम्हारा रास्ता जरूर सटीक है पर झूठ से भरा हुआ है, और झूठ बोलने के लिए मैं मन, वचन, कर्म तीनों से अपवित्र हो जाऊंगा या नीचे गिर जाऊंगा। मन, वचन, कर्म अर्थात मन माने जब मैं झूठ के रास्ते पर चलना शुरू करूंगा तो पहले मैं मन से विचार करूंगा झूठ बातें, फिर अपने वचन पर लाऊंगा झूठी बातें, और फिर अपने कर्म पर लाऊंगा झूठी बातें। इस तरह से एक झूठ से मैं अपने मन, वचन, कर्म तीनों से पतित हो जाऊंगा या नीचे गिर जाऊंगा। ये बात आपको समझ में आई होगी बच्चों। कल कुछ मुहावरे मुझे इस पाठ में दिखे थे जिसे मैं आपको नहीं बता पाई थी। आज मैं उन मुहावरों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी। जैसे हाथ पर हाथ रखकर बैठना। हाथ पर हाथ रखकर बैठना का अर्थ है, हाथ पर हाथ रखकर बैठना का अर्थ है कि कुछ ना करना। तो आप बोलेंगे मैम यहाँ पर सत्यपाल के लिए चंचल ने ऐसा क्यों कहा? सत्यपाल तो लगातार कोशिश कर रहा था अपने अखबार को बेचने की, सही रास्ते से कैसे उसे बेचा जाए। हाँ, निश्चित रूप से आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठेगा, लेकिन
आप अगर चंचल के नजरिए से देखिए कि चंचल ने ये वाक्य प्रयोग किया है कि इस तरह से हाथ पर हाथ धरे रखने से कुछ ना होगा, ये चंचल ने कहा था। तो चंचल का जो नजरिया, उस हिसाब से तो सत्यपाल कुछ कर ही नहीं रहा था। सत्यपाल तो उसके हिसाब से न झूठी खबरें फैला रहा था, न तो फर्जी बातें करके लोगों को आकर्षित कर रहा था, न सनसनीखेज खबरों को चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था। तो इसलिए चंचल ने सत्यपाल के लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया है। वैसे इस मुहावरे का यहाँ पर सही प्रयोग ये हो सकता है कि आप किसी अन्य व्यक्ति के लिए आप कर सकते कि मोहन आलस्यवश हाथ पर हाथ रखे बैठा रहता है। ये वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा देखें। लुटेरे रंगे हाथ पकड़े गए। रंगे हाथ पकड़े गए मतलब गलत काम करते हुए पकड़े गए। गलत काम करते हुए एक ऐसे पकड़े गए कि कहीं लुटेरे पकड़ लिए गए, तो उससे हम रंगे हाथ नहीं कहेंगे, लेकिन एक ऐसे पकड़े गए जबकि वो गलत काम कर रहे थे, यानी सबूत के साथ पकड़े गए। इतनी बात समझ में आई? तो रंगे हाथ पकड़े जाना माने गलत काम करते हुए पकड़े जाना या सबूत के साथ पकड़े जाना। ठीक है। अब तीसरा है नमक मिर्च लगाकर बड़ी खबर बनाओ। नमक मिर्च लगाकर का मुहावरे, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? मतलब किसी छोटी चीज को भी बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त करना या बताना, छोटी सी छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। इतनी बात समझ में आई? अब हम अगले मुहावरे की तरफ चलते हैं। ये है गदगद हो उठना। ये इस मुहावरे का अर्थ है गदगद हो उठना, अर्थात बहुत अधिक खुश होना या बहुत प्रसन्न होना। इतनी बात समझ में आई? अब चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं, अभ्यास के प्रश्न, जिसे पाठ समझने के बाद हम आसानी से करते चलेंगे। बच्चों, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं इन प्रश्नों का उत्तर बेशक आपको बताती हूँ या लिखने के लिए भी देती हूँ, किंतु इसमें कोई जरूरी नहीं कि आप मेरी ही भाषा को अनुसरित करें, बल्कि इसमें आप अपनी भी चीजें जोड़ सकते हैं। अगर आप कुछ और नया जोड़कर उस उत्तर का एक अलग स्वरूप बनाकर प्रस्तुत करते हैं तो ये एक शिक्षक के लिए बहुत खुशी की बात होगी। आ रही बात समझ में? तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं, रामनगर में कितने विद्यालय थे? रामनगर में कुल 10 विद्यालय थे। वे प्रत्येक वर्ष मिलकर कौन सा उत्सव मनाते थे? वे प्रत्येक वर्ष मिलकर पुरस्कार वितरण समारोह या उत्सव मनाते थे। ये इसका सटीक उत्तर हुआ। आ रही बात समझ में? तो रामनगर में कुल 10 विद्यालय थे और वे प्रत्येक वर्ष मिलकर पुरस्कार वितरण समारोह मनाते थे। हालांकि इस उत्सव की हर बार थीम या हर बार इस उत्सव का विषय बदल जाता था। इस बार क्या विषय था? सच्चे बच्चे कितने अच्छे, ये विषय था। इस विषय पर पुरस्कार मिलना था। सत्यपाल के घर में कौन कौन था? सत्यपाल के घर में कौन कौन था? ये प्रश्न आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कहानी को, और उसमें आपने जाना है कि सत्यपाल के घर में उसकी बूढ़ी दादी और उसकी छोटी बहन साथ में रहती थी। उसके माता पिता का देहावसान हो चुका था या स्वर्गवास हो चुका था। तो आप कैसे लिख सकते हैं कि सत्यपाल के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था और उसके घर में उसकी बूढ़ी दादी और उसकी छोटी बहन साथ में रहते थे। अब तीसरा है, चंचल ने सत्यपाल को अखबार बेचने का क्या उपाय बताया? चंचल ने सत्यपाल को झूठा किंतु सटीक यह उपाय बताया कि तुम
अखबार की छोटी छोटी घटनाओं को भी नमक मिर्च लगाकर सनसनीखेज खबर के रूप में बोलो, जोर जोर से बोलो, जिससे लोग आकर्षित होकर तुम्हारे अखबार को खरीदेंगे। आ रही बात समझ में? अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलें। सच्चे बच्चे कितने अच्छे प्रतियोगिता में सत्यपाल को कौन सा पुरस्कार मिला और क्यों? सच्चे बच्चे कितने अच्छे इस प्रतियोगिता में सत्यपाल को प्रथम पुरस्कार मिला। क्यों मिला? क्योंकि सत्यपाल एक सच्चा और अच्छा बच्चा था। उसने सच्चाई के रास्ते पर ही चलना सही समझा, भले ही चंचल का लुभावना सुझाव उसके सामने उसे प्रेरित करने के लिए आया था, किंतु उसने उसको नकार दिया और अपने ही पथ पर आगे बढ़ने का फैसला लिया। इसलिए सत्यपाल ही सच्चा अधिकारी था इस पुरस्कार को जीतने का। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पाठ के आधार पर बताइए कि नीचे दिए गए कथन किसने कहे, किससे कहे। भाई तुम तो बहुत जल्दी निपट गए। ये सत्यपाल ने कहा था। किससे? चंचल से। फिर दूसरा, 2-4 चटपटी खबरें जोर जोर से दोहराओ। ये किसने कहा था? चंचल ने सत्यपाल से। चंचल ने सत्यपाल से। तुम्हारी सच्चाई से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। ये किसने कहा था? शिक्षक ने। किससे कहा था? सत्यपाल से। अगला, मैंने तो विद्यालय में सच के रास्ते पर चलने का प्रण किया है। स्वाभाविक है, आपको अच्छे से याद होगा, ये सत्यपाल ने कहा था। किससे कहा था? चंचल से। इतनी बात समझ में आई? अब हम लोग कहानी की 6वें प्रश्न की ओर चलते हैं। कहानी की घटनाओं को बिना किसी क्रम के नीचे दिया गया है। घटनाएं मतलब कहानी में जो जो दृश्य घटित हुए उसका क्रम नहीं सही दिया हुआ है। पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ के आधार पर घटनाओं को सही क्रम में आपको लगाना है। इतनी बात समझ में आई बच्चों? तो पहला सही क्रम आपको इनमें से कौन सा लगता है? कौन सा लग रहा है? एक बार शाम को सत्यपाल अखबार बेच रहा था। और दूसरा कौन सा लग रहा है? तभी उसका एक साथी चंचल उधर से निकला। और तीसरा कौन सा लग रहा है? सत्यपाल ने चंचल के खाली हाथ और भरी जेब की ओर देखा। और उसके बाद चौथा कौन सा लग रहा है? चंचल ने कहा, 2-4 चटपटी खबरें जोर जोर से दोहराओ। और पांचवा कौन सा लग रहा है? मगर इसके लिए सत्यपाल का मन न माना। और छठवां कौन सा लग रहा है? सत्यपाल ने कहा, मैंने तो सच के रास्ते पर चलने का प्रण किया है। और सातवां है, सत्यपाल और चंचल की सारी बातें उनके एक शिक्षक सुन रहे थे। और आठवां है, शिक्षक सत्यपाल की सच्चाई से बहुत प्रसन्न हुए। और 9वां है, शिक्षक ने सत्यपाल को 1000 रुपए मासिक छात्र वृत्ति दिलवाने के लिए कहा। और 10वां है, सत्यपाल को उसकी सच्चाई के लिए प्रथम पुरस्कार मिला। तो बच्चों, आप लोग वाक्य के आगे सही अंक लिख करके अपने इस काम को पूरा करिएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग
अगले पेज पर चलेंगे। अगला पेज है बातचीत के लिए। अब बातचीत के लिए में सत्यपाल क्या बेचता था और क्यों? सत्यपाल क्या बेचता था? जैसा कि आप लोग जानते हैं, सत्यपाल अखबार बेचता था। और क्यों इतनी कम उम्र में उसे अखबार बेचने की जरूरत आई? क्योंकि उसके घर में और कोई नहीं था जो कि जीविकोपार्जन के लिए धन कमा सके या पैसे कमा सके। बूढ़ी दादी या छोटी बहन कैसे कमाते? ठीक है। अब दूसरा, ये बातचीत के लिए अगर आप सामने होते तो और अच्छा लगता, आप अपने विचार व्यक्त करते। इन सारे पाठों के बातचीत के लिए जब हम लोग सामने होंगे तो जरूर बातचीत करेंगे। अब हम अगले दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सत्यपाल में आपको क्या क्या गुण नजर आते हैं? निश्चित रूप से सत्यपाल गुणों का भंडार था, ये तो आप जान ही रहे हैं। को उस पूरी कहानी के दौरान आपने ये देखा कि सत्यपाल कहीं भी एक जगह अपने पथ से भटकता हुआ नजर नहीं आया। संघर्ष का जीवन जीते हुए भी कितनी कठिनाइयों का जीवन जी रहा था, लेकिन उसने उसके बावजूद घबराकर या परेशानीवश सच्चाई की राह को नहीं छोड़ा। तो सबसे पहले आप कह सकते हैं कि सत्यपाल के चरित्र में आप हमें पहला गुण ये नजर आता है कि वह एक सच्चा इंसान था, एक सच्चा बच्चा था। दूसरा, वह एक अच्छा बच्चा था। तीसरा, वो एक दृढ़ निश्चयी बच्चा था, जिस राह को उसने चुना उसका त्याग नहीं किया। चौथा, वह एक संघर्षशील या जुझारू बच्चा था। पांचवा, निर्धन होने के बावजूद शिक्षा के प्रति उसके में कितना लगाव था। वह एक पढ़ने और ज्ञान का पिपासु या ज्ञान को चाहने वाला बच्चा था। ये सारे गुण उसमें आपको नजर जरूर आ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, हाँ, इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि आपको इतनी सुविधाएं, आपके पेरेंट आपको अच्छे विद्यालय में अच्छे पालन पोषण में रखते हैं, तो आपको कभी भी अपनी पढ़ाई और किसी भी अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि सत्यपाल तो विपरीत परिस्थितियों में इतना सच्चा और अच्छा बच्चा था और अपने काम को बहुत मजबूती से करता था। आप भी ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। आप तो अच्छे माहौल में, अच्छे परिवार से। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी उस प्रतियोगिता के बारे में बताइए जिसमें आपको कोई पुरस्कार मिला हो। ये उत्तर तो आपकी तरफ से आना चाहिए। यद्यपि आप अभी यहाँ नहीं हमारे सामने हैं, तो मैं इस प्रश्न को यहीं छोड़ती हूँ। फिर यदि आपको विद्यालय, अगला प्रश्न भी आपकी तरफ से ही आने वाला है, इसलिए मैं इस प्रश्न को भी यहीं पर छोड़ती हूँ। ये दोनों प्रश्न हम लोग जब आप विद्यालय आएंगे तो हम लोग आपस में बातचीत करेंगे। इतनी बात समझ में आई? अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जीवन मूल्य। जीवन मूल्य क्या है? जीवन मूल्य के प्रश्न आपको निश्चित रूप से आपके चरित्र के निर्माण में सहायक होते हैं। जीवन मूल्य का प्रश्न पहला है, पहले आप इस दो पंक्ति को समझिए। गांधी जी और राजा हरिश्चंद्र सदा सत्य बोलते थे। इन लोगों का मूल सिद्धांत था सदा सत्य बोलो। गांधी जी का और सत्यवादी हरिश्चंद्र का भी सदा सत्य बोलो इनके जीवन का मूल सिद्धांत या इनके जीवन का जीवन मूल्य था। अब पाठ में सत्यपाल ने भी सच्चाई का साथ दिया। उसने भी गांधी जी हरिश्चंद्र के पथ को अपनाकर सच का रास्ता अपनाया। अब ये दो पंक्तियों के आधार पर आपकी जो धारणा बनी, उस आधार पर इन दो प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। क्या सत्य की सदा ही जीत होती है?
इस पर अपने विचार आपको लिखने हैं। सत्य की सदा ही जीत होती है, इस पर आपको अपने विचार लिखने। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सच्चाई ही हमेशा जीतती है? आप इसको तर्कपूर्ण ढंग से किसी उदाहरण के द्वारा भी अच्छे से व्यक्त करिएगा। यह आपका गृह कार्य जीवन मूल्य का प्रश्न। आ रही बात समझ में? और दूसरा है, हम सबको जीवन में आई कठिन परिस्थितियों में भी सदा सच बोलने का प्रण क्यों लेना चाहिए? ये भी प्रश्न आपको लिखना है, लेकिन आप समझ लीजिए पहले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़े कि पहला प्रश्न अगर उत्तर देना हो तो हम क्या क्या दे सकते हैं कि सच्चाई ही हमेशा जीतती है। हाँ, सच्चाई का रास्ता ही सही रास्ता है और सच्चाई ही वह राह है जिस पर चलकर सभी महान पुरुषों ने अपने सर्वोच्च को या अपने उत्कर्ष को या अपनी ऊंचाई को पाया। इसलिए हमें सच के राह पर ही चलना चाहिए। आप दूसरा क्या है कि सच के राह, दूसरा प्रश्न है, हम सबको जीवन में आई कई बार ऐसा होता है कि विपरीत परिस्थितियां जब बनती हैं तो हम सच के राह को छोड़ने के लिए थोड़ा अपना मन डगमगाने हमारा लगता है कि ऐसी परिस्थिति में चलो हम सच के राह से हट जाते हैं। लेकिन क्या ये सही है? नहीं। किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी हम संघर्ष करते रहें, लेकिन हम सच्चाई के रास्ते को न छोड़ें। हम इसी बात को लेकर जीवन में आगे बढ़ें। हमेशा सच का ही प्रण लेकर आगे बढ़ें। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि सच का रास्ता ही नेकी का रास्ता है, भलाई का रास्ता है, अच्छाई का रास्ता है और इंसानियत का रास्ता है। इतनी बात समझ में आई? तो बच्चों, आज हम अपने कालांश को यहीं पर रोकते हैं। अब यहीं पर इस सत्र की समाप्ति करते हैं और आपसे हम फिर अगले प्रश्न के साथ, भाषा की बात के साथ अगले कालांश में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए और ऊर्जावान रहिए।